हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अंकुश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुश एजुकेशन पे। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको अपनी बुक है वो लेके बैठना है। साथ ही साथ आपको एक पेंसिल लेनी है। जब मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ तो आपको भी अपनी बुक में उसको अंडरलाइन करते हुए जाना है और बाद में फिर आपको अपनी कॉपी में उसको लिखना है। ठीक है। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कि अपन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि अपन जो फसल का उत्पादन है ना वो अपन किस प्रकार से करते हैं। फसल का उत्पादन करने में हमें कौन कौन सी प्रोसेस का पालन करना पड़ता है, वो सारी प्रोसेस अपन देखेंगे। और उनका प्रबंधन यानी किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट किया जाता है, ये भी अपन इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। तो ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं भुजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी है, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। या जब वो उनके चाचा के वहां गए ना तो वहां पे उन्होंने ये सारी चीजें देखी। तो भुजो पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको पता है ना कि जो सजीव होते हैं ना उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव किसे कहते हैं? जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन कर सके उसे अपन क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। और जो इन क्रियाएं नहीं कर सकते, जो श्वसन नहीं कर सकते, पाचन, उत्सर्जन नहीं कर सकते, उनको क्या बोलेंगे अपन? निर्जीव बोलेंगे। तो आपको पता है कि जो सजीव होते हैं ना उनको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अच्छा, उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है बताइए, अभी आपको आगे पढ़ने में मिलेगा। आगे ये बोल रहा है कि जो पौधे हैं ना वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता है भोजन, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। लेकिन जो मनुष्य होता है और जो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना वो क्या है, दूसरों पर आश्रित रहती है। जैसे अपने पास गाय है तो गाय अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, वो जाके घास खाएगी। अपन है, अपन क्या करेंगे? अपन रोटी खाएंगे। तो अपन भी क्या, दूसरों पे आश्रित है। अपन भी जैसे अन्न का पौधा है, उस अन्न के पौधे से अपन गेहूं लेंगे, फिर उसको चक्की में पिसाएंगे, पीसने के बाद फिर उसकी रोटी बना के फिर अपन खाते हैं। यानी अपन को भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन अपने को दूसरों से प्राप्त होता है, यानी पेड़ पौधों से हो या फिर जंतुओं से हो, इनसे प्राप्त होता है। यानी हम हमारा भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आगे चलिए। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आगे क्वेश्चन है कि हम अपना भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम ग्रहण, मतलब अपन भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? सर, भूख लगती है ना इसलिए हम भोजन करते हैं। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं कि आप भूख क्यों लगती है, बताइए। देखो इसने क्या जवाब दिया है। सजीव से आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, संपादन में करते हैं। अपन क्या है, पूरे दिन घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। अपन खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा चली जाती है, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो अपने को ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी अपने को? वो अपने को भोजन से मिलती है। विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को करने में अपने को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वो भोजन से प्राप्त होती है। और बहुत सारी क्रियाएं अपन करते हैं, जैसे ये जैविक क्रियाएं कौन कौन सी है? पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, उसमें भी ऊर्जा लगती है। शोषण करते हैं या फिर अपन उत्सर्जन करते हैं, तो इन सारी चीजों में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अपन भोजन करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं? वो जो पूछ रहा है कि हमें भोजन की इतनी सारी आवश्यकता है। अब देश में तो बहुत सारे इंसान रहते हैं, मतलब कि लाखों करोड़ों की तादाद में अपने जनसंख्या है, तो उसको फिर अपन किस प्रकार से भोजन उपलब्ध कराएंगे? तो यहाँ पे पहली बोलती है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। इसके लिए तो अपने को बड़े पैमाने पे क्या उगाना पड़ेगा? फसल उगानी पड़ेगी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? नियमित रूप से इसको उत्पादन करना पड़ेगा और उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा। आगे चलिए आपके पास, देखिए आगे, जब फसल किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में अंडरलाइन करना है। ये मैं समझाऊंगा आपको कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे अपन क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। इसको अपन समझते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई खेत है, ठीक है ना, ये कोई खेत है,
ये कोई खेत है और इस खेत में मैं जैसे गेहूं के पौधे उगा रहा हूँ, जिसमें यहाँ गेहूं का पौधा बोया, यहाँ भी बोया, यहाँ भी बोया, ठीक है। इस पूरे खेत में मैं क्या करता हूँ, गेहूं के पौधे बो देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस जो बड़े पैमाने पे मेरे पास, आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये छोटा है नहीं, ये बड़ा खेत है। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा खेत है और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि गेहूं के पौधे बो रहा हूँ। तो एक तो मैंने बड़ा पैमाना लिया। फिर दूसरी बात क्या है कि एक एक किस्म के पौधे, यानी इसके अंदर या तो गेहूं के पौधे होने चाहिए, या फिर मक्का के पौधे होने चाहिए, या फिर बाजरा के होने चाहिए। यानी किसी भी फसल हो वो एक ही फसल होनी चाहिए, एक ही किस्म की होनी चाहिए। जब एक ही किस्म के पौधे, अपन पौधे बोते हैं ना, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर बोए जाते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। क्या बोला, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके एग्जाम्पल अपन क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल अपन लिखेंगे जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए आप। अब आप दूसरे पेज पे आ जाइए। देखिए, अपने समझा कि फसल किसे कहते हैं। अब फसल को ना दो वर्गों में बांटा गया है। अब मौसम के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। कि मोटे तौर पर फसल को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक तो बोलेंगे अपन खरीफ की फसल, और दूसरी होती है अपनी रबी की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, वह फसल जिन्हें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता हो। कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपनी खरीफ की फसल। भारत में वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है, भारत में जो वर्षा ऋतु होती है वो जून से सितंबर तक रहती है। आप इसको पॉइंटों में लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोई जाती हो वो खरीफ की फसल कहलाती है। फिर नीचे आप क्या लिखोगे कि वर्षा ऋतु सामान्य जून से लेकर कब तक, कहाँ तक होती है, सितंबर तक होती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, इसमें धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, इत्यादि फसलें बोई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है रबी की फसल। पहले खरीफ वाली हो गई, फिर सेकंड पे आती है रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है, वह फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती हो। शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को अपन क्या बोलेंगे, रबी की फसल बोलेंगे। और ये कब से कब तक रहती है, ये अक्टूबर से लेके मार्च इसके बीच में ये बोई जाती है। अक्टूबर से लेके मार्च तक इसका एक टाइम होता है, उसके अंदर ये फसल बोई जाती है और काटी भी जाती है। तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है तथा अलसी है, ये सब रबी की फसलें हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में भी कुछ उगाई जाती है, हालांकि इसमें आपको दे नहीं रखा कि ग्रीष्म ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको बोले जायद की फसल। आपकी इसमें दे नहीं रखा, आपके इसमें मुख्यतः दो ही प्रकार इसमें दे रखा है फसलों का, एक तो रबी की फसल और दूसरा खरीफ की फसल। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ने वाले कि फसल पे आधारित पद्धतियां, यानी फसल बोने की क्या क्या पद्धति होती है, इसको अपन जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं। इसको आपको परिभाषा लिखना है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। क्या लिखना है कि कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं, ये टॉपिक डाल के फिर आपको लिखना है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, जो कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। ये आपको परिभाषा लिखनी है। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, उसे अपन कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब कृषि पद्धतियों के कौन कौन से चरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, देखो, सबसे पहला चरण आपको मिट्टी को तैयार करना। पहले अपन क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। उसके बाद अपन करते हैं बुआई, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना। बुआई करने के बाद क्या करते हैं, खाद और उर्वरक देते हैं। फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर उस फसल का भंडारण करते हैं। ठीक है, अब अपन इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला है अपना मिट्टी तैयार करना। देखो, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, बिल्कुल प्रथम चरण है। क्यों है, मिट्टी को उलटना पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये महत्वपूर्ण कार्य क्यों है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंटों में लिखना है। पहला पॉइंट लिखना इसमें कि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इससे जो जड़ें है वो गहराई तक जा सकती है। अगर मिट्टी पोली होगी तो अपने को पता है कि जड़ें आराम से आसानी से गहराई तक जा सकती है।
दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। अगर मिट्टी पोली होगी तो उसमें जो गहराई तक जो अपनी जड़ें गई है पौधे की, वो क्या है, आराम से श्वसन कर सकती है, अच्छे से श्वसन कर पाएगी, ठीक है ना। इसलिए अपन मिट्टी को उलटते पलटते हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोली मिट्टी में किस प्रकार पौधों की जड़ों को श्वसन करने में आसानी होती है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। पोली मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। अगर मिट्टी पोली होगी तो क्या है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी पाए जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे केचुए भी पाए जाएंगे। अब वो केचुए जिंदा कब रहेंगे, जब उनको श्वसन मिलेगा तभी तो वो जिंदा रह पाएंगे। अच्छा, केचुए क्यों जरूरी है वहां पे, वो सूक्ष्म जीव क्या, अब इसने बोला कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो किसानों के मित्र होते हैं। केचुए और सूक्ष्म जीवों का क्या कार्य होता है, ये देखिए, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं तथा ह्यूमस बनाती है, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ये भी आपको पॉइंट में लिखना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं। फिर आपको लिखना है क्यों मित्र होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक प्रकार का पोषक तत्व होता है, जिसको क्या होता है कि मिट्टी के अंदर होता है, तो पौधे की जो जड़ें है ना उस पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषण कर लेती है, उसको अपने अंदर ले लेती है, जिससे जो पौधा होता है वो बहुत मजबूत बनता है, अच्छा होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है। फिर आपको इसके अंदर अगला जो पॉइंट है वो लिखना है, मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जानने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। देखो, आपको इसमें पॉइंट लगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है कि मिट्टी में खनिज, जल और वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। आपको पॉइंट में लिखना है कि मिट्टी के अंदर कुछ खनिज होता है, जल होता है और वायु होती है, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखना है कि इसके अंदर कुछ अतिरिक्त कुछ मृत पौधे होते हैं, यानी जो मरे हुए पौधे होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं ना जो खराब हो जाते हैं, है ना, गल जाते हैं, वो उसके अंदर ही पाए जाते हैं। तो बहुत सारे मृत पौधे होते हैं। जो मृत पौधे होते हैं ना उसको क्या होता है कि सूक्ष्म जीव उन जो मृत पौधों को क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। जब वो अपघटित कर देते हैं तो वो भी एक पोषक तत्व का कार्य करते हैं। होता है कुदाली। कुदाली के बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे, अपने जो घर है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा भी होगा। ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। खरपतवार का अर्थ होता है जो चारा उग जाता है ना, जो फसल होती है उसके साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो खरपतवार को निकालने के लिए अपन कुदाली का इस्तेमाल करते हैं ये, और साथ ही साथ जो मिट्टी को खोदने के लिए, पोला करने के लिए भी अपन कुदाली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई होती है। यहाँ आपको कुदाली का जो ये चित्र या दे रखा है, इसमें यहाँ पे हैंडल होता है, ऊपर ये पकड़ होती है और ये मुड़ी हुई यहाँ पे एक ब्लेड होती है, साथ ही साथ यहाँ पे ये छड़ होती है, ये जो छड़ होती है ये जोत होती है मुख्य, है ना। तो ये कुदाली का आपको चित्र दे रखा है। इसके अलावा फिर आता है अपना कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर का उपयोग किसमें किया जाता है, खेत में किया जाता है, जुताई करने के लिए किया जाता है, और ये जो ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है, इसमें समय की बचत होती है और इसमें मेहनत भी वो कम लगती है।